यशवर्धन ने उसकी होशियारी पर गर्दन हिलाई। चाय कॉफी कुछ? एक बार फिर खामोश होते देखकर अब की बार आर्यन ने पूछा। कॉफी। यशवर्धन ने होंठ हिलाए। आर्यन ने इंटरकॉम पर 2 कॉफी बोल दी। हाँ, सौम्या से पूछा भी नहीं जो यशवर्धन और आर्यन दोनों ने महसूस किया। अस्पताल में भी ऐसा सिस्टम होता है? यशवर्धन ने इंटरकॉम की तरफ इशारा करते हुए पूछा। जवाब में आर्यन ने सिर्फ गर्दन हिलाकर जवाब दिया। उसे यशवर्धन की मौजूदगी से बहशत हो रही थी। सामने वाले की पर्सनालिटी बिना हथियार के जोर के भी बहुत रौब जमाने वाली थी। आस्तीन के कफ कोहनियों से ऊपर चढ़े थे, हाथ की मोटी रगें उभर रही थीं। थोड़ी देर के बाद प्यून 2 कप कॉफ़ी लेकर आया। एक यशवर्धन के सामने रखी और दूसरी सौम्या के सामने रखने लगा कि आर्यन ने उसे रोक दिया। वो मेरे लिए है। उसके कहने पर प्यून कॉफ़ी का कप उसके सामने रख गया। यशवर्धन की मौजूदगी में ही इस कदर इंसल्ट पर सौम्या का रंग लाल पड़ने लगा। होंठों पर फैली मुस्कुराहट और आंखों में आई चमक जैसे आर्यन ने नोच ली थी। आर्यन की हरकत पर यशवर्धन ने बीच में बोलना जरूरी नहीं समझा। वो खामोश रहा। उसका स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था कि वो इतनी छोटी छोटी बातों पर बहस करे। इन सब का हल वो पलों में ही बिना किसी ताकत के इस्तेमाल के भी निकाल सकता था। यही कॉफ़ी पीती हो ना तुम? यशवर्धन ने कॉफ़ी का कप सौम्या के सामने करते हुए पूछा। सौम्या ने सर नामे हिलाते हुए कॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। आप पी ले, मुझे नहीं पीनी। बर्दाश्त करते हुए नज़रें झुकाते हुए कहा। तुम्हें मालूम है ना, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। तुम्हारे लिए ही मंगवाई थी। अगर नहीं पियोगी तो बेकार हो जाएगी। यशवर्धन के संजीदगी से कहने पर सौम्या उसे देखते हुए मुस्कुराई। वो तो कॉफ़ी बहुत कम पीती थी। ये तो यशवर्धन का दूसरा नशा थी। लेकिन वो कितने गैर महसूस तरीके से उसकी इंसल्ट को कम करने की कोशिश कर गया था और आर्यन पर सौम्या की अहमियत भी जता गया था। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का कप थाम लिया था। जवाब में यशवर्धन भी मुस्कुराया। भला कैसे मुमकिन था कि सौम्या सिंघानिया को जो चीज़ न मिलती उसे यशवर्धन हाथ भी लगाता, जबकि आर्यन को अब यकीन हो गया था कि वो दोनों ही पागल हैं। उनका भाई बहन की मोहब्बत का ड्रामा नज़रअंदाज किए वो कॉफ़ी का कप मुंह से लगाए दुआ करने लगा कि जल्दी से वो दोनों यहाँ से निकलें और वो सुकून का सांस ले। क्या करते हो डॉक्टर आर्यन? मुंह पर उंगली रखते यशवर्धन वापस सवाल करते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसका सवाल आर्यन को समझ न आया। डॉक्टरी। आर्यन के जवाब पर सौम्या की हंसी छूटी थी, जबकि यशवर्धन ने संजीदगी से सौम्या को घूरा था। माफ़ कीजिए, मैं आती हूँ। अपनी हंसी रोकते हुए उसने कॉफ़ी का कप मेज पर रखा और कपड़ों पर हल्की सी गिरी कॉफ़ी टिश्यू से साफ करती बाहर निकली थी। इतनी कड़वी कॉफ़ी, थोड़ा दूध और चीनी डाल देते तो क्या हो जाता। बाहर आकर पानी पीते उसने मुंह का स्वाद सही किया और नर्स से वॉशरूम का पूछती उस तरफ बढ़ गई। सौम्या के कमरे से निकलने के बाद यशवर्धन ने उसका रखा कॉफ़ी का कप उठाकर मुंह से लगाया। आर्यन को हैरत हुई। अभी तो उसने कहा था कि वो कॉफ़ी नहीं पीता, लेकिन फिर जल्दी ही मामला समझ गया था। मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टरी के अलावा और क्या करते हो फ्री टाइम में? वो उसके सामने बैठा दोस्ताना अंदाज में सवाल कर रहा था। आर्यन बड़ी मुश्किल से अपनी हैरत छुपा रहा था। फ्री वक्त बहुत कम मिलता है, अस्पताल में ही वक्त लग जाता है। आगे कुछ और करने का इरादा है या फिर यहीं अपनी पूरी ज़िंदगी सेवा देते रहोगे? कॉफ़ी का घूंट लेते हुए दूसरा सवाल किया। अब आर्यन भी कुछ नॉर्मल हुआ था। अभी कुछ महीने के बाद स्पेशलाइजेशन करने का इरादा है, लेकिन सेवा तो भगवान की कृपा रही तो इसी देश में रहकर करूँगा। हाँ, हॉस्पिटल बदल सकता है। यशवर्धन के पहले सवाल का जवाब उसने अब डिटेल से दिया था, जबकि यशवर्धन ने भी अब उससे आगे सवाल किया। अच्छा, स्पेशलाइजेशन कहाँ से करने का इरादा है? लंदन से, आर्यन ने उत्तर दिया। यशवर्धन ने कॉफ़ी का कप खाली करके मेज पर रखा और अगला सवाल किया। घर में कौन कौन है? सिर्फ मेरी मम्मा है। भाई बहन कोई नहीं? नहीं, और पापा की बहुत पहले डेथ हो चुकी है। अब आर्यन को उसके इंटरव्यू लेने में उलझन होने लगी, जिसे वो जताना नहीं चाहता था। आपकी मम्मा क्या करती हैं? किसी सोशल एक्टिविटी में हैं या घर पर रहती हैं? जी, घर पर ही रहती हैं। आर्यन का जवाब पूरा हुआ ही था कि सौम्या वापस कमरे में दाखिल हुई थी। उन दोनों को यूं बातें करते देखकर उसे यकीन नहीं आया था। उसे तो लगता था कि अब तक कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी होगी। बहुत अच्छी बात है। शादी कब कर रहे हो? मतलब मंगनी वगैरह तो हो ही गई होगी। यूं ही सामान्य सा पूछते हुए सौम्या यशवर्धन को देखने लगी और वो सोचने लगी कि वो तो उसे सबक सिखाने आया था या रिश्ता जोड़ने के इरादे से। उसके सवाल पर उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। नहीं, अभी रिश्ते की तलाश जारी है।
जैसे ही मामा को कोई सही लड़की मिलेगी वैसे ही हो जाएगी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। अच्छी बात है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? यानी आजकल तो ये आम बात है। मुस्कुराते हुए यशवर्धन ने मजाक में पूछा। नहीं, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। बड़े गर्व से अपनी तारीफ की। भाई, सौम्या ने उसे गुस्से से टोका। वो यहाँ गप्पे मारने तो नहीं आया था। सौम्या को गुस्से से दबी दबी पुकार सुनकर आर्यन के होठों पर भी मुस्कान आने को मचल गई थी, लेकिन वो खुद पर काबू कर गया। वो यहाँ अपने भाई को उसे डराने और रौब दिखाने लाई थी, जैसे दूसरी क्लास का बच्चा अपनी ही क्लास के बच्चे से लड़ाई हो जाने पर अपनी 5वीं क्लास में पढ़ते भाई को बुलाकर लाता है। पर यशवर्धन सिंघानिया आर्यन को पागल नहीं लगा। वो अपनी बहन को अच्छे से जानता था। आपसे मिलकर अच्छा लगा डॉक्टर आर्यन। दोबारा जल्दी ही मुलाकात होगी। यशवर्धन ने खड़े होते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे डॉक्टर आर्यन ने आने वाले कल से अनजान थाम लिया। यशवर्धन की नज़र सौम्या पर गई तो वो खूंखार नज़रों से यशवर्धन को ही घूर रही थी। एक और बात थी डॉक्टर साहब, आपका पुराना रवैया मेरी छोटी सी गुड़िया को बहुत हर्ट कर गया है, तो आप सॉरी कर लें। उसने मुस्कुराकर मजाक का रंग देते हुए कहा। तो आर्यन खुलकर मुस्कुराया और एक नज़र सौम्या पर डाली, जो यशवर्धन को गुस्से की शिद्दत से भीगी नज़रों से घूर रही थी। माफ़ कीजिए मिस सौम्या। माफ़ कीजिएगा मिस सौम्या सिंघानिया, मैं माफ़ी। शट अप। आर्यन पर चिल्लाती वो दरवाज़ा झटके से खोलकर बाहर निकल गई। आर्यन ने सर झुकाए मुस्कुराहट दबाई। माफ़ी डॉक्टर आर्यन, बच्ची है अभी। बिना कोई बुरा महसूस कराए यशवर्धन ने उसका कंधा थपक कर कहा और पिस्टल गन होल्डर में रखते खुद भी बाहर निकल गया। इतना बुरा भी नहीं है ये। आर्यन मुस्कुराते हुए वापस अपनी जगह पर बैठा और सौम्या सिंघानिया का चेहरा ख्याल करते जोर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा। सौम्या। लिफ्ट की बजाय सौम्या को सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देख यशवर्धन भी तेजी से उसके पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। वो गुस्से में तेज तेज सीढ़ियां उतरकर हॉस्पिटल से बाहर निकली थी। सौम्या। यशवर्धन ने आगे बढ़ते उसका बाजू थामा। मेरा हाथ छोड़ें भाई, उसने गुस्से से भरे आंसुओं के साथ कहा। सौम्या, तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। यशवर्धन ने उसे एहसास दिलाना चाहा। हाँ, कर रही हूँ। आप अपना किया भूल गए? यशवर्धन के चेहरे के करीब अपना चेहरा करके वो जोर से बोली। तो यशवर्धन के माथे पर बल पड़े। मैंने क्या किया है? सौम्या का हाथ झटकते हुए उसने ठंडे अंदाज में पूछा। बताओ क्या किया मैंने? आप अंदर बैठे उस डॉक्टर से गपशप कर रहे थे। उस बदतमीज डॉक्टर ने पहले मेरी इतनी बेइज्जती की और अब मेरा मजाक उड़ा रहा होगा। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। करीब से गुजरते लोग यशवर्धन और सौम्या की ओर मुड़कर देखने लगे। अपनी आवाज़ नीचे रखो सौम्या, गुस्से से कहते हुए यशवर्धन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। छोड़िए मेरा हाथ, नहीं जाना मुझे आपके साथ, सौम्या ने उसका हाथ झटक कर कहा। यशवर्धन ने उसे घूरा, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे होते हैं डॉन, मेरे साथ साथ अपना रौब भी ख़त्म कर दिया। उससे विनती करके आए हैं आपकी वो मुझे माफ़ कर, कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। उसकी मुस्कुराहट देखी थी आपने? मजाक उड़ा रही थी उसकी मुस्कुराहट। कहते कहते उसकी आंखों में गुस्से की तीव्रता से आंसू छलकने को तैयार थे। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था कि उसके लगाए तमाशे को लोग देख रहे थे। यशवर्धन ने अफसोस से उसे देखा। इससे तो बेहतर था कि मैं आपको लाती ही नहीं। कम से कम ये तो रहता कि मैं तुम्हें मदद के लिए पुकार सकती हूँ, पर अब मैं मरकर भी आपका हवाला इस्तेमाल नहीं करूँगी। उसके शब्द थे या किसी तेज चाकू की धार सीधे यशवर्धन के दिमाग पर जाकर लगे। उसने झटके से सौम्या का बाजू खींचते हुए अपने सामने किया। बहुत ज़्यादा जिद्दी और बदतमीज हो चुकी हो तुम। बड़े छोटे हर रिश्ते की तमीज खो चुकी हो। मुझे अंदाजा है कि तुमने उस डॉक्टर के साथ क्या कुछ नहीं किया होगा। रही बात हवाले की, तो उसी डॉक्टर के सामने मुझे तुम्हारे हवाले से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये शब्द सौम्या के चेहरे पर एक जोरदार तमाचे की तरह लगे। वो अविश्वास से उसे देखने लगी। मेरी मिसाल छोड़ दो, मैं एक गुनहगार और बहुत बुरा इंसान हूँ। मेरी मिसाल मत लिया करो, पर अपने लिए एक नसीहत याद रखो। जिसके पास संस्कार हैं उसके पास भाग्य है, और जिसके पास संस्कार नहीं वो दुर्भाग्यशाली है। बात पूरी करके वो सौम्या को अपने साथ गाड़ी तक लाया। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सौम्या के मुंह से दोबारा एक शब्द भी नहीं निकला। वो पूरा रास्ता खामोश रही। यशवर्धन ने भी उससे कुछ नहीं कहा। गाड़ी यशवर्धन के घर की बजाय सौम्या के फ्लैट के पोर्च में रुकी। वो बिना कुछ कहे खामोशी से गाड़ी से नीचे उतरी। उसके अंदर जाते ही यशवर्धन ने पीछे खड़े गार्ड को इशारा किया और जैसे ही गार्ड सौम्या के पीछे गया,
यशवर्धन ने गाड़ी मोड़ ली। सौम्या पहले भी बदतमीज थी, पर अब जिद्दी, अनापरस्त और खुद पसंद हो चुकी थी। वो तो उसकी ज़िंदगी में मौजूद इकलौती मोहब्बत थी जिसे वो झेलता था, सोचता था और जिसकी फिक्र अब उसकी आदत बन चुकी थी। उसे सौम्या के आगे की ज़िंदगी की चिंता थी। आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती और न जाने उसका भविष्य का पति उसे बर्दाश्त करेगा या नहीं। वो बंदूक के जोर पर उसकी सुरक्षा कर सकता था, उसके पति को डरा सकता था, पर उससे मोहब्बत नहीं करवा सकता था। और वैसे भी उसे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। उसके बाद सौम्या का क्या होगा ये सोचकर वो बेचैन हो उठा। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी। उसने चाबी चौकीदार की ओर उछाली और अंदर की ओर बढ़ गया। लॉन्ज में कदम रखा तो सामने सोफे पर सागर बैठा मोबाइल में बिजी था। यशवर्धन को देखते ही वो खड़ा हुआ, मोबाइल फ़ोन तुरंत जेब में रखा। यशवर्धन आगे बढ़ा और सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गया। सागर ने सिगरेट और लाइटर निकाला। डिब्बे से सिगरेट निकालकर उसके होठों में दबाई और लाइटर जलाते हुए पूछा, इजाज़त है, बात शुरू करूं? तो यशवर्धन ने हल्के से सिर हिलाया। इतने में रानी भी किचन से निकलकर बाहर आई थी। यशवर्धन को मौजूद देकर वापस किचन में मुड़ गई। सर, वो लड़की चंडीगढ़ की है। यहाँ उसे एक सुषमा नाम की औरत को बेचा गया था और दूसरी बार खरीदने वाली दिल्ली की बदनाम गलियों की तवायफ सुनहरी बाई थी। उसे 2 दिन पहले ही बहुत बड़े सियासी समर्थक धनराज मिश्रा को 10 लाख में बेचा गया था। सागर की बात सुनकर यशवर्धन ने पूछा, धनराज मिश्रा, जिसका कल ही? जी सर, वही धनराज मिश्रा। उसकी मौत के कई घंटे बाद वो लड़की वहां से फरार हुई और उसके कहने के अनुसार वो आपकी गाड़ी की डिग्गी में छिप गई थी। जब वो डिग्गी में आई तब वहां पर बैग नहीं थे। सागर बात पूरी करके खामोश हो गया। यशवर्धन ने सिगरेट का धुआं मुंह से छोड़ा और उसे हवा में घुलते हुए देखने लगा। इतने में रानी बाहर आई और कॉफ़ी का कप उसके सामने रखकर वहीं खड़ी हो गई। ये कहानी मैं सुन चुका हूँ सागर, उस लड़की की जुबानी भी और अब तुम्हारी। बस ये जानना है इस कहानी में कितनी सच्चाई है। यशवर्धन ने सिगरेट मेज पर रखते हुए सीधा होकर कहा। सागर आगे झुका, माथे पर आया पसीना पोंछा। अब वो इस बात की गवाही कैसे देता? सर, दरअसल बिल्डिंग के सीसीटीवी आपने बंद करवा दिए थे। तो? सागर उसकी ठंडी निगाहें देखकर रुक गया। बिल्डिंग के करवाए थे, आसपास की सड़कों के नहीं। यशवर्धन ने चुपते हुए अंदाज में कहा। सागर का दिल चाहा कि वो खुद को ही गोली मार ले। रानी? जी सर। रानी फौरन आगे आई। मरहम पट्टी तो उसकी कर चुकी हो। सच्चाई साबित नहीं हो जाती तब तक वो नीचे कैद रहेगी। खाने पीने और ज़रूरत का सामान देख लेना, मगर सावधानी से। आखिर में अच्छा खासा जताकर कहा। रानी, जो उसके मुंह से मरहम पट्टी का सुनकर हैरत में थी, उसकी जोर देती आखिरी बात पर होश में आई। जी सर। अपनी जान छोड़े जाने पर वो भगवान का धन्यवाद करने लगी। वो कैसे सोच सकती थी कि जिसके घर में जिसके लिए काम कर रही थी वो उसके कामों से बेखबर होगा, ये जानते हुए भी कि अक्सर नौकरों के कारण ही उनकी पकड़ होती है। शाम 6 बजे तक का वक्त है तुम्हारे पास सागर, इससे एक पल भी नहीं मिलेगा। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए कि ये किसका काम था। कहने के साथ ही वो सिगरेट का डिब्बा, लाइटर और मोबाइल उठाकर खड़ा हुआ और कमरे की तरफ बढ़ गया। सागर ने गहरी सांस लेकर उसकी अनछुई कॉफ़ी उठाई और परेशानी से होंठों पर लगाई। तुमने बताया सर को मरहम पट्टी का? रानी ने सामने बैठे सागर से गुस्से से पूछा। बेवकूफ़ हो तुम, तुम्हें नहीं पता कि उनसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। हमारी कॉल्स तक सुन लेते हैं। कॉफ़ी का कप मेज पर पटकते वो गुस्से से बाहर निकला। कमरे में आते यशवर्धन ने जेब से फ़ोन निकालकर अपने एक खास बंदे का नंबर मिलाया। हेलो। अगली तरफ से तीसरी घंटी पर ही कॉल रिसीव कर ली गई। अस्पताल में आर्यन नाम का एक डॉक्टर है, मुझे उसकी पूरी डिटेल चाहिए। कब, कहाँ, क्या करता है, उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ, उसका अतीत, उसका वर्तमान भी। खिड़की के पर्दे ठीक करते हुए वो कमरे में मौजूद काउच पर बैठ गया। ओके सर, मैं आपको जल्दी ही खबर देता हूँ, कहते हुए उस बंदे ने फ़ोन काट दिया। मोबाइल हाथ में घुमाते हुए वो सौम्या को कॉल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन फिर रुक गया। आज उसकी जज्बाती बातें और जिद ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। माना कि वो उससे नाराज नहीं हो सकता था, पर जताना जरूरी था। वो यशवर्धन सिंघानिया की बहन थी। अगर वो उसकी तरह बनने की कोशिश कर रही थी तो गलत कर रही थी, और यशवर्धन ऐसा होने नहीं देता। मोबाइल एक तरफ रखते हुए उसने सोफे की पीठ से टिककर आंखें बंद कर लीं। दिमाग तेजी से ताने बाने बुनने लगा। कमरे की छत को देखते हुए अचानक उसे अनन्या याद आई और वो अनन्या के बारे में सोचने लगा कि वो इस पूरे मामले में कितनी शामिल होगी। वो उसकी आंखों के बारे में सोचने लगा
जो बिल्कुल जो बिल्कुल निडर थी। या तो उसकी आंखें ही ऐसी थीं जिनमें कोई एहसास नजर नहीं आता था, या फिर वो बहरूपिया थी और डरने की अदाकारी कर रही थी। अगर वो अदाकारी कर रही थी तो कमाल की एक्टिंग थी उसकी, क्योंकि अगर उसे विस क्योंकि अगर उसे अविश्वास का मर्ज न होता तो वो यकीनन उसके हक में हो जाता कि वो सच्ची है। कुछ सोचते हुए वो खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकला। बेसमेंट एरिया की ओर जाने के लिए उसने दरवाज़ा खोला और सीढ़ियाँ उतरने लगा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो खाना खा रही थी। उसके हाथ बंधे थे और रानी उसे रोटी के रोल बनाकर खिला रही थी। उसके चेहरे का खून अब साफ था। मुंह धो लेने की वजह से अब चेहरे पर पड़े नीले निशान और जख्म साफ नजर आ रहे थे। उसके नाजुक और दिलकश चेहरे पर हल्की सूजन थी और उसके नाजुक वजूद के हिसाब से चेहरा अब भारी लग रहा था। रानी उसे देखकर जल्दी से खड़ी हुई। वो कुर्सी घसीटकर सामने बैठ गया। नज़र उसके नाखून पर पड़ी जिस पर पट्टी बंधी थी। उसने नज़र उठाकर वापस उसके चेहरे को देखा। अनन्या उसके जूतों को देख रही थी। नाम क्या है? यशवर्धन की आवाज़ पर उसने नज़रें उठाई। नज़रें ऊपर उठी तो पल भर को ठहर गईं। ये वही इंसान था जो कल आया था, जिसने उससे बहुत हमदर्दी से सलूक किया था। अनन्या की नज़रें यशवर्धन की सुरमई आंखों पर ठहर गईं। शायद कल वो होश में नहीं थी, इसीलिए उसे सही से देख नहीं पाई थी। जबकि यशवर्धन जो इस उलझन में था कि वो मासूम है या बहरूपिया, उसकी आंखों को अपने चेहरे पर टिके देखकर चौंक गया। हाथों में हाथों में हल्की कपकपाहट झलक रही थी। यशवर्धन के दिल में फिर से नए सवाल उठे। उसे यकीन करना मुश्किल हो गया कि ये वही लड़की है जो कल डर से रोती चिल्लाती और माफ़ी मांगती नजर आ रही थी, जिस पर उसने इतना जुल्म किया था। कुछ पल के लिए यशवर्धन की नज़रें भी उसकी आंखों पर ठहर गईं। बेहोशी से भरी शहद रंग आंखों में आखिर क्या राज था जिसे जानने की ख्वाहिश यशवर्धन सिंघानिया को बेचैन कर रही थी। कुछ देर को तो उसने भी यशवर्धन को बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। संजीव, उसके जवाब पर वो चौंका। क्या? जादू टूटते ही उसने पूछा। नाम? अनन्या संजीव खुराना। उसने अपना पूरा नाम बताया। किसने तुम्हें बेचा? इससे पहले किसके पास रहती थीं? वो उसके कॉन्फिडेंस पर चौंका, मगर जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसने अनन्या के हाथों को देखा जिसमें हल्की सी कंपन पैदा हो रही थी और वे आपस में मरोड़ रही थी, यानी वो घबरा रही थी। अगले पल उसने फिर अनन्या की आंखों को देखना चाहा, पर अब उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। अपने पापा के साथ। वो औरत मेरे पापा की मुंह बोली बहन थी। पापा के मरने के कुछ महीने बाद बेच दिया। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। यशवर्धन सोचती हुई नज़रों से उसे देखने लगा कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। नंबर उसी बंदे का था जिसे उसने आर्यन की मालूमात निकालने को कहा था। अगर इस मामले में तुम्हारा हाथ है तो अपने ऊपर अभी से ये सोचना शुरू कर दो कि तुम्हारी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठंडे लहजे में कहता हुआ वो कमरे से निकल गया। फ़ोन रिसीव करके कान से लगाया। सर, नाम आर्यन सिन्हा। 2 साल पहले MBBS किया था यूनिवर्सिटी से, फिर उसी अस्पताल में हाउस जॉब की और अब वहीं काम कर रहा है। घर में एक माँ के अलावा कोई नहीं। बाप का कुछ साल पहले देहांत हो चुका है। घर एक अच्छे इलाके में है। यूनिवर्सिटी के टाइम पर एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है, सुजाता नाम था। दोनों एक दूसरे के साथ वफादार थे, शादी भी करना चाहते थे, पर लड़की की शादी कहीं और हो गई। माँ भी रिश्ते की तलाश में है। कल भी एक रिश्ता तय हुआ था पर किसी वजह से ख़त्म हो गया। उसने यशवर्धन को सारी डिटेल्स समझा दी। उस लड़की से अब भी कांटेक्ट में है या नहीं? लॉन्ज में कदम रखते पूछा। नहीं सर, अभी ना तो सुजाता से और ना ही किसी और लड़की से कोई रिश्ता है। ठीक है। यशवर्धन सुकून से सोफे पर बैठा। अब उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हल हो चुका था। सर, और कोई हुक्म? आगे से पूछा गया। सागर पर नज़र रखो। मुझे उसके पल पल की खबर चाहिए कि वो कब क्या करता है। इस बात का शक उसे ना हो कि तुम उसकी निगरानी कर रही हो। सिगरेट सुलगाते हुए होंठों में दबाई। बेफिक्र रहें सर। उसका जवाब सुनते ही यशवर्धन ने फ़ोन काट दिया। वो जानता था सागर गद्दार नहीं, पर वो ये भी जानता था कि 3 चीज़ें इंसान को कभी भी बहका सकती हैं: औरत, माल और शोहरत। और सागर भी बहक सकता था। फ़ोन पर मैसेज टोन बजी तो उसने मैसेज देखा। उसके बंदे ने डॉक्टर आर्यन सिन्हा का नंबर भेजा था। वो कुछ पल सोचता रहा, फिर गहरी सांस से मुस्कुराया। आर्यन सौम्या। उसके नाम के साथ सौम्या का नाम लगाकर उसने नंबर सेव किया था। अब पहले आर्यन से बात करनी थी। सौम्या को तो किसी सूरत मनाना ही पड़ता। ये रात का न जाने कौन सा पहर था। उसे अंदाजा न हुआ कि उसे यहाँ आए कितना वक्त हो चुका है।
उसे ये भी पता नहीं था, लेकिन उसके अंदाजे के अनुसार यहाँ आए एक दिन पूरा हो चुका था। ना तो सूरज की रोशनी आती थी और ना ही चांद की चांदनी। वो जिस जमीन के हिस्से में थी वो पूरा ब्लैक था। बस जगह जगह पीले बल्ब रखे थे जो अपने आप में ही एक सजा थे और अब आंखों को बुरी तरह चुभ रहे थे। उसे इतना तो यकीन था ये रात का वक्त है, क्योंकि उसकी आंखों में नींद उतर रही थी, लेकिन कौन सा वक्त है अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने यही नतीजा निकाला कि इस वक्त रात के 12 से ज़्यादा का वक्त हो रहा था। उसने कुर्सी पर बंधे एक हाथ को झटका दिया कि वो हाथ रस्सी से फिसलता बाहर आ गया। वो मुस्कुराई। खाने के दौरान उसने तकलीफ का कहकर रानी से हाथ की रस्सी ढीली करवाई थी, जो वो वापस कसना भूल गई थी। उसने उसी हाथ से दूसरे हाथ की रस्सी खोली और खुशी से खड़ी हुई, पर अगले ही पल कमर में तेज दर्द का एहसास हुआ। दर्द बर्दाश्त करते हुए उसने अपने होंठ दांतों तले दबाए थे, फिर फौरन ही कदम आगे बढ़ाए। खुद को दाद दे रही थी कि उसने बिना किसी नखरे के पेट भर के खाना खाया था, तभी इस वक्त भागने के काबिल थी। वहां कमरों के दरवाजे नहीं थे, शायद ऑक्सीजन आने का रास्ता वो खुला दरवाजा ही था। उसने लंबी और पतली राहदारी को देखा जहां कोई नहीं था, न कोई आवाज। वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी, जिस तरफ से वो सबको कमरे में आते देख रही थी, लेकिन आगे जाकर उसे कोई रास्ता नजर न आया। वो जगह बिल्कुल बंद थी। आगे दीवार, पीछे दीवार, बीच में पतली राहदारी और उस राहदारी से जुड़े 4 कमरे। बेबसी से एक बार फिर उसे रोना आने लगा। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। साथ ही अपना कोई ऐसा पाप याद आने लगा जिसकी वजह से वो एक के बाद एक मुसीबत में फंसती जा रही थी। वो काफ़ी देर यूं ही बैठी अपना गम हल्का करती रही, जब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो फौरन खड़ी हुई, साथ ही कोई आहट। वो फौरन वापस अपने कमरे में भागी जहां उसे बांधा गया था। आहट अब करीब आ रही थी और एक और अजीब सी आवाज़ भी आई थी। इतनी जल्दी खुद को वापस बांधना मुमकिन नहीं था। उसके हाथ डर से ठंडे पड़ने लगे। जब आहट और करीब महसूस हुई तो उसकी सांसें गले में फंसने लगीं। इतने में उसकी नज़र कुर्सी के पीछे पड़ी लोहे की एक रॉड पर गई थी और उसने तुरंत वो रॉड उठा ली, क्योंकि वही रॉड अब उसका इकलौता सहारा लगी। उसने जल्दी से वो रॉड उठाई और दरवाजे से कुछ पीछे हटकर खड़ी हो गई। कुछ पल के बाद उस कमरे के अंदर कोई आता महसूस हुआ और अगले ही पल उसने बिना देखे वो रॉड दे मारी। आंखें सख्ती से बंद थीं और गहरी सांस ले रही थी। न जाने अब आगे उसके साथ क्या सलूक होता। उसने धीरे से आंखें खोलीं तो रॉड फेंकते हुए मुंह पर हाथ रखकर सामने फर्श पर रानी को गिरे हुए देखा। सर से खून बह रहा था। उसने नीचे बैठते फौरन उसे सीधा करना चाहा तो रानी करा रही थी। अनन्या को एक सुकून मिला। वो रानी को मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि रानी का सलूक उसके साथ इंसानियत वाला था, लेकिन वो अपने मालिक की वफादार थी, कभी उसकी मदद ना करती। रानी की आंखें खुली। वो सर पकड़े बुरी तरह कराई। अनन्या होश में आती फौरन खड़ी हुई, फिर रानी के संभलने से पहले उसके हाथ बांधती अब वो उसके पांव बांधने लगी। जब रानी ने झटपटाते हुए अपने पांव चलाए, पर अनन्या उसके पांव के ऊपर बैठकर अपनी पूरी ताकत से उसके पांव बांध चुकी थी। तुम बहुत मक्कार हो, सागर सही कहता है, तुम किसी फोर्स में हो। पूरी तरह होश में आती रानी जोर से चिल्लाई। वो एकदम पीछे मुड़ी। भागने की कोशिश भी मत करना, वरना यशवर्धन सिंघानिया तुम्हारे कसूर और बेकसूर साबित होने से पहले ही तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। वो एक बार फिर गुस्से से गुर्राई। अनन्या के माथे पर बल पड़े। वो हाथ पर पट्टी सही करती उसके पास आई। मैं अब भी यही कहूँगी कि मैं किसी गैंग से रिश्ता नहीं रखती, पर तुम लोग दरिंदों के ख़ानदान से रिश्ता जरूर रखते हो। मेरे साथ इतना जुल्म करने के बाद तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं यहाँ कैद रहूं। मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, पर बेवकूफ़ नहीं। उसकी बात पर रानी उसे घूरने लगी। और यशवर्धन सिंघानिया, जिस तरह मैं नहीं जानती उसे, आधी दुनिया बल्कि आधा हिंदुस्तान भी उसे नहीं जानता होगा, पर अब जानेगा। अचानक उसका अंदाज बदल गया था। वो अपनी आप बीती याद करते हुए मजबूत अंदाज में बोली, तुम पछताओगी। तुम्हारे बेगुनाह साबित होते ही वो तुम्हें छोड़ देंगे। अनन्या को बाहर जाते देखकर वो चिल्लाई, मैं बेकसूर हूँ, मैं जानती हूँ, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे बॉस की अदालत में बेगुनाह साबित होती हूँ या नहीं। वो भीगी आंखों से कहते बाहर भागी और ये देखकर हैरान थी कि पहले जिस जगह दीवार थी अब वहाँ दीवार हटकर बड़ा सा दरवाज़ा था। अपनी हैरत पर काबू पाती वो बाहर भागी। दरवाजे से गुजरते कुछ कदम दूरी पर उसके ऊपर जाती सीढ़ियाँ थीं, जिसके आखिर में एक दरवाज़ा और था। वो पीछे देखती गहरी सांस लेकर आगे बढ़ी और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ी। दरवाज़ा खोलकर ऊपर कमरे में दाखिल हुई।
कमर दर्द, उंगली का दर्द, मुंह के जख्म, उसे किसी चीज़ की तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। सिर्फ वहां से निकलने की फिक्र थी। वो दबे पांव उस कमरे से बाहर निकली। सामने ही बड़ा सा लॉन्च था और बीच में ऊपर जाती सीढ़ियाँ। वो नज़र भरकर घर को वहीं से खड़े खड़े देखने लगी। जब वो नीचे बेसमेंट में जा रही थी तब नहीं देख सकी थी, पर अब वो कह सकती थी कि इस घर को बहुत ही शौक से सजाया गया था। वो फौरन सीधे होते खुद को संभालने लगी और आहिस्ता से 10 से 15 कदम की दूरी पर लॉन्च से बाहर जाने वाले दरवाजे को देखा। एक नज़र फिर से लॉन्च पर घुमाई, वहां कोई भी नहीं था। फिर मौका पाते तेजी से भागती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी थी कि बाहर निकलते अपने कदम एकदम से रोक लिए और जल्दी से दरवाजे के पीछे हो गई। बाहर सामने ही 4 से 5 गार्ड खड़े थे। उसने तेज होती धड़कन पर हाथ रखा, फिर वापस घर पर नजर दौड़ाई। कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं था जहां से उसे फरार मिलती। अभी वो सोच रही थी कि क्या करे जब नजर किचन के दरवाजे पर पड़ी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले उसे काफी रास्ता तय करना था। अगर उसे वहां से गुजरते कोई देख लेता तो वो पकड़ी जाती। गहरी सांस लेते उसने खुद में हिम्मत पैदा की और रास्ता पार करने लगी, लेकिन वहीं ठहर गई। जब कुछ देर तक कोई पीछे न आया और कोई आवाज न आई तो दिल पर हाथ रखती सुकून से सांस लिया, फिर अपने कदम किचन की ओर बढ़ाए। ऊपर रेलिंग से कुछ पीछे खड़ा यशवर्धन सीने पर हाथ बांधे उसे सुकून से देख रहा था। वो नीचे उतर रहा था जब उसे दरवाजे के पीछे छुपे देखकर पीछे हुआ था। उसे किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर उसने तुरंत सागर को फ़ोन लगाया। पिछली तरफ से सारे गार्ड्स को हटाओ, वो जगह बिल्कुल खाली कर दो। कहने के साथ ही यशवर्धन ने कॉल काटी और सीढ़ियाँ उतरते अपने कदम भी किचन की तरफ बढ़ा दिए। वो धीमे कदमों से उसके पीछे किचन में दाखिल हुआ। वो लड़की एक छोटे से स्टोर रूम में जाकर छुप गई थी, जहां किचन का अनाज और बाकी जरूरी चीजें रखी जाती थीं। अंदर से बर्तनों की हल्की सी आवाज आई और फिर दरवाजे के खुलने की आहट सुनाई दी। यशवर्धन ने अपनी जगह नहीं बदली। ये महसूस करते कि वो बाहर निकल चुकी है, वो खामोशी से स्टोर रूम में आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसने रोशनी जलाए बगैर खुद को स्टोर रूम के बाहरी दरवाजे पर खड़ा कर लिया। अपने काले कोट के जेब में हाथ डाले वो अंधेरे में ऐसे छुपा हुआ था कि अनन्या उसे देख न पाए। वो बाहरी हिस्सा भी काफी अंधेरे में था। सीने पर हाथ बांधे वो इंतजार करने लगा कि वो अब आगे क्या करती है। ठंडी हवा उसके बदन से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर की आग कम नहीं हुई। अनन्या सावधानी से आगे बढ़ी और पिछले आंगन का जायजा लिया। वहां कोई मौजूद नहीं था। वो फिर भी एक कोने में खड़ी होकर ऊंची दीवार को देखने लगी, जिस पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी की जरूरत थी। वो कुछ देर तक आसपास नजर घुमाती रही, फिर अचानक मुस्कुरा दी। एक तरफ दीवार के साथ कई खाली गमले पड़े थे, जिनमें सिर्फ मिट्टी थी। उसने मुश्किल से गमला सरकाया और दूसरा गमला बहुत मेहनत से उसके ऊपर रखने की कोशिश की। काफी जोर लगाने के बाद वो गमले को ऊपर रखने में कामयाब हो गई थी। इसी तरह उसने 10 मिनट की मेहनत के बाद एक और गमला ऊपर रखा था, मगर जैसे ही ये काम पूरा किया उसने अचानक अपनी कमर को थाम लिया। ज़्यादा वजन उठाने की वजह से उसकी कमर में तेज दर्द उठा था। उसके बाद दर्द की जगह बदल गई। उसने अपने पेट के किनारे को पकड़कर जमीन पर बैठती चली गई। आंखों से गर्म आंसू निकल पड़े। यशवर्धन फौरन आगे बढ़ा, लेकिन एक कदम पर ही रुक गया। उसने कोने में पड़ी एक छोटी सी रस्सी उठाई और सख्ती से अपने पेट के आसपास बांध ली। रस्सी बांधने के बाद वो कुछ देर घुटनों के बल बैठी रही, फिर हाथों से चेहरा पोंछकर दोबारा खड़ी हो गई। उसने अब ऊपर वाले गमले को सीधा रखने की बजाय उल्टा करके रख दिया। उसकी मिट्टी जमीन पर खाली की और खाली गमला ऊपर रखा। अब वो जमीन से मिट्टी उठाकर उस गमले में भरने लगी। यशवर्धन ने गुस्सा बर्दाश्त करते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरा और वहीं खड़े होते उसे देखता रहा। अनन्या ने यही काम 2 और गमलों के साथ किया, जिसमें उसे लगभग 15 मिनट लगे। अब ये गमले उसके कद से थोड़ा ऊंचे हो गए थे, मगर अफसोस कि गमले खत्म हो गए थे। आखिरी गमले की मिट्टी थोड़ी कम थी, उसे और भरना जरूरी था। उसने सर थामकर सोचा कि अब क्या करे। एक बार फिर थोड़ा आगे होकर पूरे आंगन को देखने लगी, फिर जमीन पर बैठकर लॉन की मिट्टी खोदने लगी। यशवर्धन के माथे पर बल पड़े। वो दीवानों की तरह एक हाथ से घास खींचती और मिट्टी को खोद रही थी। जरूरत के अनुसार मिट्टी जमा करके उसने गमले में डाली। अब सिर्फ ऊपर चढ़ना बाकी था। कपड़ों से हाथ साफ करती उसने गहरी सांस ली। इतनी मेहनत करने के बाद उसका गला सूख गया था, लेकिन वापस जाना खुद को नरक में धकेलने जैसा था। वो दीवार का सहारा लेती उन गमलों पर चढ़ने लगी।
2 बार की नाकामी के बाद वो कामयाब हुई थी, लेकिन अब भी दीवार उसके कंधों तक थी। दोनों हाथ दीवार के किनारे पर रखकर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। यशवर्धन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ना में सर हिलाया। अगर वो ऐसे चढ़ने की कोशिश में नीचे गिरती तो उसकी कमर की हड्डी तो जरूर टूट जाती। यशवर्धन ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो दीवार के किनारे पर हाथ रखकर ऊपर पांव टिकाने की कोशिश में थी। हाथ और पांव पर कई खरोंचें आ चुकी थीं, मगर ये जख्म कुछ भी नहीं थे जो जख्म वो इंसान उसे दे चुका था उनके मुकाबले। उसे बस फरार होना था, इससे पहले कि वो कोई नया दर्द देता। बड़ी मुश्किल से वो दोनों हाथ एक पांव दीवार पर रखने में कामयाब हुई और ऊपर की तरफ उठी। होंठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट आई थी। बस कुछ पल और फिर वो आज़ाद। लेकिन जैसे ही उसने दीवार की दूसरी तरफ देखा, उसकी सांसें रुक गईं। ये हवेली की पिछली दीवार आम दीवारों से कहीं ज़्यादा ऊंची थी। उस तरफ से तो वो गमलों की मदद से ऊपर चढ़ी थी, मगर दूसरी तरफ कैसे उतरती, उस तरफ कैसे छलांग लगाती, उसमें इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। वो वहीं अटकी परेशानी से सोच रही थी कि क्या करे, कि जब किसी ने अचानक जोरदार झटके से उसे पीछे से पकड़कर खींचा। एक पांव जो गमले पर था वो लड़खड़ाया और संभलने का मौका मिले बगैर वो सर के बल नीचे गिरी। एक जोरदार चीख उसके होंठ से निकली थी, लेकिन फिर पत्थर लगने की तकलीफ सिर्फ कमर पर महसूस हुई थी। सर और बाकी जिस्म तो मानो हवा में रह गए थे। उसने सख्ती से आंखें फौरन खोलीं। आंखें खोलते सामने वही सुरमई ठंडी आंखें नजर आईं जो उसे घूर रही थीं, और हल्की हल्के लाल डोरे उसके गुस्से की गवाही दे रहे थे। डर से वो वापस पहले से ज्यादा सख्ती से आंखें बंद कर गई। उसकी हरकत पर यशवर्धन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। भला वो किसी गैंग से कैसे हो सकती थी, और ना ही वो किसी फोर्स से संबंध रखती थी, क्योंकि फौजी ट्रेनिंग के बाद कोई इंसान इतना अनाड़ी नहीं हो सकता। गमले रखना, मिट्टी खोदना, उसने कितना वक्त खराब किया था। जबकि वो आंखें मूंदे ये सोच रही थी कि जिस पत्थर से उसकी कमर टकराई थी और उसकी कमर में दर्द शुरू हुआ था, वो पत्थर नहीं बल्कि यशवर्धन का हाथ था। यशवर्धन ने झटके से उसे सीधा किया। वो जो आंखें बंद किए थी लड़खड़ाई और फौरन आंखें खोलकर अपने आप को संभालती पीछे हटी। उसने कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो वो फौरन 2 कदम पीछे चली गई। वो और पीछे जाती, लेकिन पीछे दीवार ने कमर टकराने पर उसकी सांसें रुक गईं। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें ख़त्म करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। वो डरती हुई सर हाँ में हिला गई। बोलने की हिम्मत तो दूर की बात, डर से उसकी सांसें रुक गई थीं। बाहर का बगीचा देख रही हो ना, 5 मिनट का खेल है। इस वक्त तुम जमीन के ऊपर हो तो कोई नहीं जानता कि तुम कहाँ हो। कुछ पलों में जमीन के नीचे होगी, तब भी किसी को खबर नहीं होगी, समझी। अपने कोट की जेब में हाथ डाले वो ठंडी निगाहों से उसे घूर रहा था। वो उसकी रुकी हुई सांसों को भी समझ रहा था। उसके पूछने पर उसने एक बार फिर तेजी से हाँ में सर हिलाया। तुम तक पहुंचना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। इसलिए दोबारा भागने की कोशिश मत करना। अगर अभी जिंदा हो तो सिर्फ इसलिए कि कुछ राज खुलने बाकी हैं। ऐसा ना हो कैद से रिहाई की कोशिश में तुम जिंदगी से आज़ाद हो जाओ। एक उंगली से उसकी ठोड़ी ऊपर करते हुए उसने उसे वार्निंग दी। उसकी रुकी हुई सांसें अचानक जोर से बाहर निकलीं। उसने जल्दी से गहरी सांस ली। यशवर्धन ने गौर से उसे देखा। सौम्या के बाद ये दूसरी लड़की थी जो उसे जाहिरी तौर पर काफ़ी मासूम लगी, लेकिन सौम्या के बारे में तो वो जानता था कि वो सिर्फ दिखने में मासूम है, तो ये लड़की भी उसकी नज़र में सिर्फ ऊपर ऊपर से ही मासूम थी। अनन्या का बाजू मजबूती से पकड़कर वो उसे वापस किचन के रास्ते से अंदर ले जाने लगा, ये जानते हुए भी कि अब फरार की कोई राह नहीं थी। उसके बावजूद वो तड़प कर अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ दे मुझे, मैं बेकसूर हूँ, वरना मैं आपको बदनाम कर दूंगी, मीडिया को आपके खिलाफ सबूत दूंगी। वो वापस उस कैद जैसी जगह पर खुद को जाते देखकर रोते हुए चिल्लाने लगी, जब यशवर्धन ने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया। वो जो खुद को पीछे खींचने की कोशिश में थी, यशवर्धन के हाथ छोड़ते ही नीचे गिर गई। कमर एक बार फिर फर्श से लगी और वो दर्द से तड़प उठी। यशवर्धन ने उसके भीगे चेहरे पर दर्द के भाव देखे। उसके वजूद में एक पल के लिए बेचैनी दौड़ गई। उसे खुद में अजीब सा एहसास होने लगा। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा और सख्ती से उसका चेहरा थोड़ी से थाम लिया। अनन्या दर्द भूलकर उसे देखने लगी। यशवर्धन कई पल उसके गीले चेहरे को देखता रहा। उसकी गहरी आंखों पर घनी पलकों का साया था जो नींद और रोने की वजह से भारी लग रही थीं। ये मंजर बहुत खूबसूरत था।
उस पल वो भी एकटक यशवर्धन की आंखों को देख रही थी, जिसमें हल्की हल्की लाली फैली हुई थी। यशवर्धन ने झटके से उसके जबड़ों पर पकड़ मजबूत की कि वो होश में आकर तड़प उठी। ये दिल भी कितना अजीब था, अपने सितमगर पर आशिक होने लगा था। वो यशवर्धन सिंघानिया का असली रूप जानने के बावजूद उसके बाहरी हुस्न पर उसके दिल की धड़कन रुक जाती थी। बदनाम इंसान को बदनाम करके कौन सी बड़ी बात कर लोगी? उसने तंजिया अंदाज में सवाल किया। वो उसे बेबसी से देखने लगी। क्या सबूत दोगी मेरे खिलाफ? वो उसकी नज़रों को नज़रअंदाज किए ठंडे अंदाज में बोला। बताऊंगी कि तुमने मुझ पर जुल्म किया, मेरा नाखून भी निकाल दिया। उसने अपना हाथ आगे करते हुए गुस्से से कहा। तुम्हारी बात पर विश्वास कौन करेगा? यशवर्धन सिंघानिया इतना बेवकूफ़ है जो अपने खिलाफ गवाह छोड़ेगा? वो गहराई से मुस्कुराया। वो एक बार फिर उसकी मुस्कुराहट के जादू में डूबने लगी। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। कि क्या मतलब? उसके शब्दों से डर महसूस करते वो पूछने लगी। दुनिया यही सोचेगी कि यशवर्धन सिंघानिया अपने गवाहों को क्यों छोड़ेगा, और ये अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही अपने इरादे बता दिए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इसी बगीचे में गड्ढा खोदकर तुम्हें अंदर। उसका चेहरा छोड़ते हुए वो जोर से हंसा। न नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो फौरन जल्दी से बोली, मानो वो सच में इस बगीचे के अंदर उसको दबा देगा। तुम अपनी मौत के सारे इंतजाम खुद करके आई हो। पहले यहाँ से भागकर तुमने साबित कर दिया कि तुम यशवर्धन सिंघानिया को चकमा दे सकती हो। फिर तुमने अपने इरादे भी बता दिए कि तुम क्या करने वाली हो। और फिर तुमने तो जमीन के अंदर दफन होने के लिए मिट्टी भी खुद ही हटा दी। वो सादा से अंदाज में कहता अनन्या के हाथ पैर ठंडे कर गया। मिट्टी? हैरत से सवाल पूछा। तुमने मेरे बगीचे को नोच डाला है। यशवर्धन के याद दिलाने पर उसने थूक निकला। गमले में मिट्टी खत्म हो गई थी, उसमें डालनी थी। डूबते दिल से सफाई दी। कोई बात नहीं, तुम्हारा मिट्टी खोदना बेकार नहीं जाने दूंगा। उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए उसे वापस खड़ा कर दिया। इस बार वो बगैर किसी विरोध की खड़ी हो गई और डरती हुई यशवर्धन के साथ खींचती चली गई। वो खींचते हुए उसे वापस उसी कैद खाने में लाया। नहीं नहीं, भगवान जी के लिए प्लीज़ यहाँ मत रखें, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। वो रोते हुए बोली। एक पल को पलट कर यशवर्धन ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ डर नहीं था। फिर अफसोस से वापस मुड़ गया। शायद उसकी आंखें ही ऐसी थीं जो कोई भाव और कोई एहसास का पता नहीं देती थीं। कल तुम्हें दोनों सूरत में आज़ादी मिल जाएगी। अगर बेकसूर हुई तो इस जगह से, और अगर कसूरवार हुई तो दुनिया से। सपाट अंदाज में कहते हुए वो उसे वापस उसी कमरे में लाया जहां कदम रखते ही अनन्या की जान जाती थी, जबकि रानी सामने खड़ी गुस्से से उसे घूर रही थी। उसी के साथ खड़े सागर की हालत भी रानी से अलग न थी। जबकि रानी के माथे पर पट्टी देखकर यशवर्धन ने चौंक कर रानी से को देखा। रानी ने कोई लिहाज न किया और आगे बढ़कर अनन्या के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया, जिससे वो लड़खड़ाकर जमीन से दीवार से जा लगी। रानी! यशवर्धन गुस्से से उसका नाम पुकार बैठा और उसे पीछे धकेल दिया। उसकी वार्निंग देती आवाज पर रानी और सागर दोनों चौंके, जबकि अनन्या अपने गाल पर हाथ रखे भीगी मगर गुस्से भरी नजरों से रानी को घूर रही थी। सर, इसने मेरे सर पर रॉड मारकर भागने की कोशिश की थी। रानी ने थप्पड़ मारने की वजह बताई। लेकिन इसे फरार का मौका कैसे मिला? यशवर्धन की बात पर रानी ने नजरें झुका लीं। सर, मुझे इस बारे में नहीं पता। शायद तुमने रस्सी ढीली छोड़ दी थी। यशवर्धन ने बात पूरी की। रानी खामोश रही, और सफाई देना उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। तुम यहाँ से जाओ। यशवर्धन के हुक्म पर रानी वहां से सर झुकाए एक साइड से निकलती चली गई। सागर, दूसरी रस्सी और पानी की बोतल लाओ। सागर को यह कहकर उसने वापस खामोश खड़ी अनन्या का बाजू थामा और उसे कमरे के अंदर तक लाया। मुझे इस जगह नहीं रुकना। मेरी कमर में दर्द हो रहा है बैठने से, और ये रोशनी मेरी आंखों को चुभ रही है। होश में आते ही वो एक बार फिर यशवर्धन से विनती करने लगी। यशवर्धन ने उसे कुर्सी पर बिठाया और उसकी तरफ देखा। तुम कैदी हो, अपने बाप के घर नहीं हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाएं। गुस्से से कहते उसने अनन्या के पांव कुर्सी के साथ बांधे। वह पांव क्यों? पांव कुर्सी के साथ पाए से बांधते देखा तो उसने उन्हें पीछे खींचा। पहले उसके पांव नहीं बांधे गए थे। उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए यशवर्धन ने जोर से उसके पांव पर रस्सी खींची कि वो तड़प उठी और दर गुस्से से यशवर्धन को टोकने लगी। जितनी ज़्यादा जोर आजमाई करोगी उतनी ही ज़्यादा मुश्किलें झेलोगी। यशवर्धन ने दूसरा पांव बांधते वक्त रस्सी को खुद ही इतना ढीला रखा कि खून की गर्दिश ना रुके। सर, पानी और रस्सी।
सागर की आवाज़ पर उसने पीछे हाथ बढ़ाकर पानी की बोतल ली और अनन्या के सामने रख दी। फौरन पी लो, कल सुबह तक एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अनन्या ने जल्दी से पानी की बोतल पकड़ी, फिर यशवर्धन को देखा। और अगर ज़्यादा पीने के बाद मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी तो? उसने होठों पर जबान फेरते पूछा। यशवर्धन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जबकि सागर अपनी हंसी दबाते हुए अपना मुंह मोड़ गया। सागर, बोतल लो इससे, ये कल तक पानी नहीं पिएगी, यशवर्धन ने संजीदगी से कहा और पीछे हट गया। नहीं नहीं, मैं पीऊंगी, तेजी से कहते उसने फौरन बोतल मुंह से लगाई कि कहीं सागर सच में छीन न ले। चीख चीख कर उसका गला सूख चुका था। वो लगभग आधी बोतल एक ही सांस में पी गई। सागर, बोतल ले लो, उसे दोबारा पीते देख यशवर्धन ने फिर हुक्म दिया। मुझे और पीना है, वो जल्दी से बोली और दोबारा पीने लगी, लेकिन इससे पहले ही सागर ने बोतल खींच ली। इसके हाथ बांध दो। सिगरेट की तलब महसूस हुई तो यशवर्धन ने जेब में हाथ डाला, लेकिन जेब खाली थी। उसने गुस्से से अनन्या को देखा, जिसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ था। बस एक बार उसे मालूम हो जाए कि वो किस गैंग से संबंध रखती है, उसके बाद वो उससे अपना पूरा हिसाब किताब चुकता करता। सनग्लासेस इसकी आंखों पर लगाकर मजबूती से बांध दो ताकि गिरे नहीं। न चाहते हुए भी उसने सागर को ये हुक्म दे दिया। सागर, जो अनन्या के हाथ बांधकर एक तरफ हटा था, ठीक है सर कहकर बाहर निकल गया। प्लीज़ मुझे छोड़ दें। वो भीगी आंखों से यशवर्धन को देखने लगी। यशवर्धन उसे घूरता हुआ नज़रअंदाज किए खड़ा रहा। देखिए, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, मेरी ये किडनी काम नहीं करती, तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा। अब वो रोते हुए यशवर्धन से विनती करने लगी। उसकी बात सुनकर यशवर्धन चौंक गया, गौर से उसे देखा। उसके चेहरे पर दर्द के भाव साफ थे। अगर एक भी शब्द मुंह से निकला तो मुंह भी सारी रात बंद रहेगा, फिर तुम्हें अस्थमा की शिकायत भी हो जाएगी। उसकी बेदर्दी पर वो कुछ और न कह सकी, लेकिन जब सब्र न हुआ तो चेहरा नीचे करके सिसकने लगी। सागर वापस आया और उसकी आंखों पर चश्मा लगाकर पीछे से डोरी से बांध दिया और फिर यशवर्धन को कमरे से बाहर निकलते देखा तो वो भी उसके पीछे निकल गया। वो कमरा, जो तेज पीली रोशनी से भरा था, अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तेज धूप में काले बादल आ गए हों। आंखों को कुछ सुकून मिला था, लेकिन कमर के पिछले हिस्से में तेज दर्द हो रहा था। वो अंधेरे कमरे में सर झुकाए आंखें बंद कर गई। आज उसे कुर्सी से बंधे दूसरा दिन था। रानी इतनी काबिल नहीं कि उसके भरोसे कुछ छोड़ा जाए। तुम यहाँ पर पहरेदारी करो, ये लड़की इस जगह से निकलनी नहीं चाहिए। सागर से ये कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर साइड टेबल से सिगरेट का डिब्बा उठाया और बालकनी में आ गया। एक सिगरेट सुलगाकर गहरा कश लिया, फिर जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर सौम्या की माफ़ी का मैसेज चमक रहा था। साथ में 2 सैड इमोजी भी दिखाई दे रहे थे। यशवर्धन के होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसे एहसास था कि वो उससे नाराज है, लेकिन उसने कुछ सोचकर जवाब दिए बगैर मोबाइल वापस जेब में रख लिया। मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अनन्या के शब्द उसके कानों में गूंजे। उसके होंठ मुस्कुराए। सौम्या के बाद पहली बार वो किसी दूसरे के लिए बगैर किसी कड़वाहट के मुस्कुराया था। वो बेवकूफ़ उसे बदनामी का डर दिखा रही थी। अगर उसे रुसवाई का डर होता तो वो आज इस मकाम पर न होता। मुझ पर जुल्म किया, मेरा नाखून नोच लिया। उसकी अगली बात सरगोशी की तरह उसके कान में सुनाई दी। पहली बार उसे अपने काम पर अफसोस हुआ था। अगर कल को वो कसूरवार साबित होती है तो ये तय था कि वो उसे हरगिज़ माफ़ नहीं करता। लेकिन अगर वो बेकसूर होती तो क्या करता? उसको मुजरिम समझते, किसी गैंग का हिस्सा समझते। उसने अपने नुकसान का गुस्सा भी उसके वजूद पर निकाला था। पर वो अपने दिलो दिमाग का भी क्या करता, जो अनन्या के मामले में एक राय रखते थे और यही गवाही देते थे कि अनन्या मासूम नहीं, वो जो नज़र आती थी वो नहीं है। ना ही उसका यहाँ आना कोई हादसा है और ना ही वो कोई आम लड़की है। मुझे यहाँ मत रखो, मुझे डर लगता है। एक और जुमला उसके कानों में गूंजा। अगर उसे वाकई डर महसूस होता तो उसकी आंखों में भी वही डर दिखाई देता। उसकी आंखों में क्यों नहीं झलकता था ये डर? क्योंकि नज़र तो सबसे पहले दिल के जज्बात को जाहिर करती है। फिर उसकी आंखें इतनी खाली खाली कैसे थीं? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। हाथ पर जलन हुई तो उसने शिश की आवाज़ के साथ अपना हाथ झटका। सिगरेट उसके हाथ में ही जलती रही और उसकी उंगली की पोर झुलसा गई। अपनी उंगली को देखते हुए वो चौंका। वो उस लड़की के ख्यालों में इतना खो गया था कि उसे होश नहीं रहा था। कुछ देर और बालकनी में खड़े रहने के बाद वो वापस कमरे में आया।
दरवाज़ा बंद करके पर्दे बराबर किए और बिस्तर पर लेट गया। आंखों के ऊपर बाजू रख लिया था। और अगर ज़्यादा पानी पीने से मुझे वॉशरूम जाना हुआ तो। अनन्या की दूसरी बात याद आई तो अचानक ही उसके होंठ दोबारा से मुस्कुराए। मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, मेरी ये किडनी काम नहीं करती। दर्द से भरी नरम आवाज़ ने उसे बेचैन कर दिया। वो आंखों से बाजू हटाकर छत को देखने लगा। उसे वो पल याद आया जब वो बगीचे में गमला ऊपर रखने के बाद दर्द से रोती नीचे बैठी थी। बेचैनी बढ़ी और करवट लेकर दूसरी तरफ मुंह कर गया। क्या वो सच कह रही थी? वो सोचना नहीं चाहता था, पर वो लड़की खुद ब खुद उसके ख्यालों से चिपक रही थी। तंग आकर वो उठकर बैठा। जुर्म साबित होने से पहले किसी को छूट देना उसका असूल नहीं था। अगर वो सजा जुर्म साबित होने से पहले नहीं देता था तो आज़ादी या नरमी भी नहीं। साइड टेबल की दराज से एक छोटी शीशी की बोतल निकालकर उसने हाथ पर 2 गोलियां रखीं और जबान पर रखकर वापस लेट गया। कुछ देर के बाद उसकी सांसें गहरे होने लगीं और आंखों में खुमार उतरने लगा। फिर कुछ देर के बाद आंखें नींद के बोझ से दब गईं। सुबह के 9 बजे वो पूरी तैयारी के साथ कमरे से बाहर आया। आज उसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिसके साथ सुरमई पैंट थी। बाल ऊपर की तरफ सजे हुए थे और आस्तीन कोहनी तक चढ़ी हुई थी। वो नीचे लॉबी में आया। सागर पहले ही सोफे पर मौजूद था। यशवर्धन को देखते ही वो जल्दी से खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। यशवर्धन ने खाने के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए हुक्म दिया कि रानी को बुलाओ और उसे ये जिम्मेदारी दो कि वो अनन्या को सही हालत में लाए, उसे तैयार करे और फिर नाश्ता करवाए। सागर यशवर्धन के हुक्म पर वहां से रानी के पास चला गया और उसे यशवर्धन का हुक्म सुनाया और फिर यशवर्धन के पीछे आ गया। सर, आपका पैगाम पहुंचा दिया गया है, सागर ने खबर दी। यशवर्धन ने हाँ में सर हिलाया और अपने सामने रखा हुआ कॉर्नफ्लेक्स खाने लगा। क्या मनोहर देसाई से मुलाकात तय हो गई है? उसने बेफिक्री से पूछा। जी सर, तय हो गई है। वो पहले हिचकिचा रहा था कि उसे कुछ सामान की ज़रूरत नहीं क्योंकि पिछला माल अभी भी बिका नहीं, लेकिन मैंने उसे समझाया कि ये बहुत अच्छा और सस्ता माल है तो वो मान गया। सागर ने डिटेल्स दी। यशवर्धन तंजिया हंसा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? उसकी बात का मतलब समझते हुए सागर ने मनोहर देसाई के अंजाम पर पहुंचने पर अफसोस किया। यशवर्धन ने नैपकिन से मुंह साफ किया, मेज पर हाथ टिकाते हुए सागर को देखा। तुम्हें मालूम है सागर, जिस तरह इंसान के गद्दारी के कुछ बेसिक रीजन होते हैं, इसी तरह उसकी तबाही के भी 3 रीजन होते हैं। और जानते हो वो रीजन क्या है? सागर ने हाँ में सर हिलाया। जी सर। क्या? यशवर्धन ने वो रीजन पूछे। औरत, शोहरत और दौलत। उसके जवाब पर यशवर्धन धीरे से मुस्कुराया। अब तुम काफ़ी होशियार हो गए हो। हंसते हुए वो खड़ा हुआ। सागर ने मुस्कुराकर दांत वसूल की। मुलाकात की जगह फाइनल हो गई? जी सर, उसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर जहाँ से सामान चोरी हुआ था। यशवर्धन सोफे पर बैठकर मोबाइल में बिजी हो गया। उसके इशारे पर सागर भी उसके सामने बैठ गया। सागर, न्यूज लगाओ। मोबाइल इस्तेमाल करते हुए उसने सागर से कहा। सागर ने जी सर कहते हुए दीवार पर लगी LCD स्क्रीन ऑन की और खबरों का चैनल लगा दिया। हम आपको एक बहुत ज़रूरी सूचना देते चलें कि सुनैना मिश्रा ने अपने बयान में धनराज मिश्रा के कातिलों को कहा है कि वो उनके हौसले तोड़ नहीं सकते और ना ही उनकी बुनियादों को हिला सकते हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि धनराज मिश्रा को रास्ते से हटाकर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं तो ये सरासर गलती पर हैं। जिस तरह धनराज मिश्रा ने देश की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान की है, वो भी अपने देश के लिए अपनी आखिरी सांसों तक लड़ती रहेंगी। इस न्यूज के साथ ही सुनैना मिश्रा धनराज मिश्रा के बेजान वजूद के पास बैठी रोती दिखाई दे रही हैं। हम आपको आगे ये भी बता दें कि पार्लियामेंट में धनराज मिश्रा की जगह पर सुनैना मिश्रा को नियुक्त करने का ऐलान कर दिया गया है और उसे निर्वाचित प्रमुख करने का फैसला किया है। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। खबरें सुनते हुए यशवर्धन के होंठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट फैल गई। राजनीति की खातिर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, कड़वाहट से कहते हुए उसने खबरें बंद करने का इशारा किया। आपको लगता है कि धनराज मिश्रा को सुनैना मिश्रा ने मारा है? सागर ने साथ वाले सोफे पर बैठते हुए सवाल किया। लगता नहीं है, बल्कि मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि उसी ने मारा है। गहरी सांस लेते हुए उसने पूरे यकीन से कहा था। पति की मौत के बाद तो बीवी को किसी चीज़ का होश भी नहीं रहता कि वो अपना बयान भी दे सके। पति को मरे एक दिन भी नहीं गुजरा और उसे देश की फिक्र सताने लगी। वो तंज से हंसा। खैर, दौलत और शोहरत का नशा होता ही ऐसा है। सर, अनन्या को तैयार कर दिया गया है। रानी की आवाज़ सुनते ही वो खड़ा हुआ। सागर, गाड़ी निकालो, रानी उसे लेकर आओ। लेटर, सिगरेट और फ़ोन हाथ में थामे वो बाहर निकला।
उसके साथ ही सागर भी रवाना हो गया। पीछे रानी अनन्या को लिए पीछे चली आई। 2 मिनट के बाद सागर ने गाड़ी रवानगी के लिए तैयार की। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, यशवर्धन पीछे बैठने लगा। जब रानी अनन्या को बाहर लेकर आई, अनन्या कल से कुछ बेहतर दिखाई दे रही थी। आसमानी रंग के कुर्ते और सफ़ेद ट्राउजर में उसने रानी के ही कपड़े पहन रखे थे। उसकी सफ़ेद रंगत पर चमकते हुए शहद रंग गजाली आंखें सूरज की रोशनी में और भी रोशन लग रही थीं। यशवर्धन ने गैर इरादी तौर पर उसके लिए दरवाज़ा खोला और उसे बैठने का इशारा किया। वो खुद अपनी हरकत के बारे में नहीं जानता था कि उसने अभी क्या किया, जबकि उसके इस काम पर रानी और सागर ने एक दूसरे की तरफ देखा। यशवर्धन ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और घूमकर दूसरी तरफ बैठा। गार्ड के साथ सामने वाली सीट पर बैठो। सामने खड़े गार्ड को उंगली से इशारा करते हुए सागर से कहा और उसे आगे बैठने को कहा। वो गार्ड फौरन सामने वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर सागर के बराबर में बैठ गया। सागर ने गाड़ी स्टार्ट की तो सिंघानिया हाउस से बाहर निकली और साथ वाली सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। यशवर्धन, जो संजीदगी से खिड़की के बाहर देख रहा था, अपने बराबर उंगलियों के चटकने की आवाज़ पर गर्दन मोड़कर अनन्या को देखा, जिसकी भवें परेशानी से आपस में मिली हुई थीं। अपना निचला होंठ काटती वो अपनी उंगलियां चटका रही थी। अपने चेहरे पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ तो उसने तिरछी नज़रों से यशवर्धन को देखा और उसे खुद को देखते हुए दोनों हाथों को अलग करके जल्दी से दुपट्टे के नीचे कर लिया और बिल्कुल सीधी होकर देखने लगी। यशवर्धन के होठों पर सिर्फ एक पल के लिए मुस्कुराहट आई। फिर उसने अनन्या को नज़रअंदाज करते हुए खिड़की से बाहर देखा और अपनी कमर को पिछली सीट से टिका लिया। कुछ देर के बाद गाड़ी में खामोशी को चीरती अनन्या की धीमी आवाज़ गूंजी, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यशवर्धन भी उसे नज़रअंदाज करते हुए बाहर देख रहा था। मुझे आपके साथ नहीं जाना, वो यशवर्धन की तरफ देखकर दोबारा बोली। सागर, अगर अब कोई और आवाज़ आई तो गोली चला देना। अनन्या की तरफ देखे बगैर उसने सागर से कहा। अनन्या का जैसे पूरा वजूद पत्थर हो गया। यशवर्धन की उम्मीद के अनुसार उसने दोबारा एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर के बाद गाड़ी उसी इमारत के सामने रुकी जहां से अनन्या उसकी गाड़ी की डिग्गी में बैठी थी। इस जगह को पहचानते ही अनन्या आगे हुई और खिड़की के बाहर देखने लगी। यहीं से मैं आपकी गाड़ी में बैठी थी, वो खुशी से पलटकर यशवर्धन को बताने लगी। आप चाहें तो कैमरास में देख लें। यशवर्धन की नज़रें वापस खुद पर देखकर उसने होठों पर जबान फेरी। अगर यहाँ से भागी या कहीं भी गई मेरे अगले हुक्म तक, तो अपनी मौत पक्की समझना। अनन्या की बातों को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए उसने आगे बैठे गार्ड को कहा, जिसने फौरन सर हाँ में हिलाया। सागर ने गाड़ी से उतरकर यशवर्धन के लिए दरवाज़ा खोला और एक उसके हाथ में थमा दी। अगर ये भागने की कोशिश करे तो गोली मार देना। एक नज़र अनन्या को देखते उसने गार्ड को हुक्म दिया। जी सर। गार्ड ने अपना रुख पिछली सीट की तरफ किया और चुपचाप बैठ गया। अनन्या ने पहले यशवर्धन को अंदर जाते देखा, फिर उस गार्ड को जो लगातार उस पर नज़र जमाए बैठा था। देखना बंद करो मुझे। गार्ड की नज़रें लगातार अपने चेहरे पर महसूस करते उसके माथे पर बल पड़े। जब तक सर का हुक्म नहीं आता एक पल के लिए भी नज़रें नहीं हट सकती। वो बिना किसी भाव के बोला। अनन्या ने बेबसी से गाड़ी की सीट से पीठ टिकाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। यशवर्धन दाखिली रास्ते के पीछे बने कमरे में दाखिल हुआ, जहां मनोहर देसाई पहले से अपने एक गार्ड के साथ बैठा था। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। कोने में सोफा था, बीच में एक मेज थी जिसकी एक तरफ एक कुर्सी और दूसरी तरफ 2 कुर्सियां रखी थीं। मनोहर देसाई 2 कुर्सियों वाली साइड पर बैठा था और उसके पीछे उसका गार्ड बंदूक थामे खड़ा था। वैसे तो जाहिर में मनोहर देसाई चीनी के कारखाने का मालिक था, लेकिन उसकी आड़ में वो गलत माल की स्मगलिंग करता था। गुड मॉर्निंग बॉस। मनोहर देसाई मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और हाथ आगे बढ़ाया, जिसे यशवर्धन ने नज़रअंदाज करके दूसरी तरफ बैठ गया। मनोहर की मुस्कुराहट धुंधली पड़ गई, लेकिन फिर उसने ये नज़रअंदाज किया और वापस बैठ गया। सागर ने बताया है कि कोई ज़बरदस्त माल आया है। मनोहर ने खुद ही बात की शुरुआत की। हाँ, सामान तो बाकी कमाल का है। यशवर्धन ने हाँ में सर हिलाया। तो फिर दिखाओ किस बात की देर है। वैसे मुझे फ़िलहाल माल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सागर ने बार बार कहा कि सामान बहुत अच्छा और सस्ता भी है, इसीलिए फिर उसने यशवर्धन से सस्ते होने पर मोहर लगवाई। हाँ, सागर ने बिल्कुल सही कहा है, दिल खुश कर देने वाला माल है। यशवर्धन ने सागर को देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। जवाब में सागर भी मुस्कुराया। तो फिर दिखाओ ना। मनोहर देसाई एकदम खुश हुआ।
तुम्हारे पास सामान तो पहुंच चुका है ना, तुमने देखा नहीं अब तक? यशवर्धन ने मनोहर से पूछा। कौन सा सामान? मनोहर देसाई हैरान हो गया। 2 दिन हो गए हैं और तुम भूल गए? अरे जरा उन दोनों को लेकर आओ सागर। यशवर्धन के कहने पर सागर कमरे से बाहर निकला, जबकि मनोहर देसाई अजीब सी घबराहट महसूस करते हुए यशवर्धन को देख रहा था, जो बहुत ही ठंडी नज़रों से सिर्फ उसी को देख रहा था। मुझे एक और अहम मीटिंग के लिए जाना है, दोबारा मुलाकात होगी। मनोहर देसाई उठने लगा कि यशवर्धन ने अपना हथियार निकालते उसे अपने हाथ में इस तरह पकड़ा कि उसका रुख मनोहर देसाई की तरफ हो गया। मनोहर उठते उठते वापस बैठ गया, माथे पर बल पड़ गए। तुम कुछ कह रहे थे? लोड बंदूक हाथ में थामे वो वापस मनोहर की तरफ देखने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहते हो या किस माल के बारे में बात कर रहे हो, मनोहर ने खुद पर काबू रखते हुए परेशानी की हालत में पूछा। एयर कंडीशनर की ठंडक में भी उसके माथे पर हल्के हल्के पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। सर, सागर ने कमरे में कदम रखते हुए उसे पुकारा। उसके साथ 2 लड़के थे जिनके चेहरे सूजे हुए थे। मनोहर का सांस गले में अटक गया। वो उठकर खड़ा हुआ और उन दोनों लड़कों को घूरने लगा जो उसी को देख रहे थे। मनोहर, क्या तुम इन दोनों को जानते हो? यशवर्धन ने कुर्सी पर झुकते हुए सुकून से पूछा। नहीं, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं। कौन है ये दोनों? वो बनावटी मुस्कान सजाता हुआ खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए वापस कुर्सी पर बैठा। लेकिन इन दोनों का दावा है कि ये तुम्हें जानते हैं और 2 दिन पहले तुम्हारे कहने पर ही इन्होंने मेरा सामान चोरी करके तुम तक पहुंचाया था। यशवर्धन ने बंदूक वाले हाथ खुद आगे झुककर दूसरे हाथ की उंगली से मनोहर के माथे पर पसीने को महसूस किया। मनोहर, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? उसने अनजान बनते पूछा। बस कुछ ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया और अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यशवर्धन सिंघानिया उस तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि लड़कों ने उसके हुक्म के अनुसार मास्क पहने थे, बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर फरार हुए थे, रास्ता बदलकर ऐसी जगह से निकले थे जहां कोई कैमरा भी मौजूद नहीं था। फिर भी वो कैसे पकड़े गए? सागर, एयर कंडीशनर की कूलिंग बढ़ाओ, मनोहर को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सागर ने मुस्कुराते हुए रिमोट उठाया और कूलिंग बढ़ा दी। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानता यशवर्धन, ये दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मनोहर ने झट से बात आगे बढ़ाई। यशवर्धन नहीं, बॉस कहो। तुम जैसे लोग थोड़ा सा ऊपर उठते ही अपना मर्तबा भूल जाते हैं। यशवर्धन ने ठंडे अंदाज में गुस्से से उसे डांटा। बॉस, मैं नहीं पहचानता, ये गलत बयानी कर रहे हैं। मनोहर ने आंखें बंद करके खोलते हुए फिर वही बात दोहराई। लेकिन उन्होंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। मनोहर, मैंने कब कहा कि उन्होंने कुछ कहा है? यशवर्धन ने हैरान होते हुए पूछा। मनोहर ने होंठ भींच लिए और खामोशी से यशवर्धन को देखा, फिर बालों में हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली और अपने आप को काबू करने की कोशिश की। सागर ने लड़कों को अंदर की तरफ धकेला और यशवर्धन की कुर्सी के साथ खड़ा हो गया। सर, उनके कहने पर हमने वो माल पहले चोरी किया, सिर्फ 2 लाख के बदले में। हमें उसमें मौजूद माल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर इनके हुक्म के अनुसार हम बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर थे, लेकिन वो रास्ते में ख़राब हो गई तो हमने एक दूसरी मोटरसाइकिल छीन ली और बाकी हमने अपने प्लान के अनुसार उस रास्ते से आगे का सफ़र किया कि रास्ते पर कैमरे नहीं थे। उनमें से एक लड़के ने यशवर्धन के इशारे पर सारी बात बता दी। अब मनोहर को हर तरफ से रास्ता बंद नजर आ रहा था। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यशवर्धन सिंघानिया के साथ साजिश करो? यशवर्धन ने तेजी से मेज पर हाथ मारते हुए चीखा। नहीं, ये सब झूठ है। मनोहर का चेहरा अब सफ़ेद पड़ चुका था। लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारा सच बता रही हैं मनोहर। यशवर्धन ने उसकी आंखों में घूरते हुए गुस्से का इजहार किया। मैंने ऐसा नहीं किया, मनोहर ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा। कुछ और कहना चाहते हो? वापस कुर्सी पर बैठते हुए यशवर्धन ने अपने अंदर की बेचैनी को दबाया और एकदम रिलैक्स भरे अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। ये दोनों, इसके अलावा वो अभी अपनी बात शुरू करने ही लगा था कि यशवर्धन ने उसे रोक दिया। मनोहर अपना माथा रगड़ने लगा। वो बुरी तरह फंस चुका था। उसे मालूम था कि यशवर्धन अब उसे माफ़ नहीं करेगा। कई पलों की खामोशी के बाद अचानक मनोहर ने जेब से निकाली और उन दोनों लड़कों पर चला दी। गुस्से और डर के मारे उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। तुमने क्यों चलाई ये गोली? यशवर्धन का बर्दाश्त जवाब दे गया। वो खड़ा हुआ और दहाड़ मारकर बोला। साथ ही अगले पल उसका हाथ घूमा और मनोहर देसाई के चेहरे पर थप्पड़ पड़ा। ये सब गद्दार थे, ये मेरे वफादार नहीं थे। इन्हें मार दिया। गद्दारी की सज़ा मौत है। वो डर और गुस्से के मिले जुले जज्बात में यशवर्धन के मुंह पर चीखा। यशवर्धन के होंठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट फैली।
वो एक बार फिर कुर्सी पर बैठते हुए सुकून से मुस्कुराया। अच्छा हुआ तुमने अपनी सजा अपने लिए खुद ही चुन ली, वरना मैंने तो तुम्हें कंगाल करके सड़क पर लाने का सोचा था, लेकिन तुमने गद्दारी की सजा मौत बताई। बहुत अच्छा फैसला है। यकीनन भीख मांगने से बेहतर तुम्हें मौत लगेगी। यशवर्धन ने अब अपनी निशाना उसकी तरफ करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, और अब तो तुमने मेरे सामने किसी की जान ली है, तो फिर तो तुम पापी हुए। और फिर किसी की जान के बदले जान ली जाती है। मौत को अपने सर पर मंडराते देख मनोहर गुस्से और नफरत से चीखा, यशवर्धन सिंघानिया, तुम भी दूध के धुले नहीं हो। तुमने भी आज तक न जाने कितनी जानें ली हैं। अब मामला आर या पार का था। ऐसा नहीं है मनोहर, शेर को कुत्तों की लिस्ट में शामिल करना गलत है। शेर की मिसाल देकर उसने मनोहर को कुत्ता कह दिया था। यशवर्धन सिंघानिया ने आज तक किसी बेकसूर का खून नहीं बहाया। ये कहते हुए वो पल भर को रुक गया। अचानक अनन्या का ख्याल आया। उसे अपने शब्द अजीब लगे, क्योंकि अगर अनन्या किसी गैंग का हिस्सा होती तो वो उसे जान से मारने का इरादा रखता था। उसकी सजा उसके जुर्म के अनुसार होती। वो अपने साथ गद्दारी करने वालों को मौत से भी बुरी सजा देता था। उन्हें बर्बाद करके सड़क पर ले आता, भीख मांगने के लिए छोड़ देता। ऐसे में वो लोग खुद ही अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते। लेकिन अगर अनन्या किसी गैंग का हिस्सा होती या फिर मनोहर से जुड़ी होती तो वो यकीनन उसे भी मार देता। ये सवाल उसके दिमाग में गूंज उठा। यशवर्धन सिंघानिया, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मनोहर देसाई तंज से हंस पड़ा। तुम्हारी वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां वैसे ही तबाह होती हैं। तुम्हारे सप्लाई किए माल की वजह से हजारों नौजवान बर्बाद होकर मौत से बुरी जिंदगी गुजारते हैं, और सिर्फ वही नहीं, उनके खानदान भी तबाह होते हैं। उसने यशवर्धन सिंघानिया को उसका चेहरा दिखाया। मुझे मेरा आईना मत दिखाओ मनोहर, मैं अपना आईना रोज देखता हूँ। तुम अपनी फिक्र करो। उसने अपना लोड करते हुए ठंडे अंदाज में कहा। अचानक मनोहर की यशवर्धन की ओर हुआ और वो गोली चलाता है, इससे पहले उतनी ही तेजी से मनोहर के पीछे खड़े उसके अपने गार्ड ने उसके हाथ से बंदूक छीन ली। अपने हाथ खाली देखकर वो पीछे मुड़ा और अपने गार्ड को गद्दारी करते देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। साथ ही उसके पांव कांपने लगे। उसने थूक निगलते हुए वापस गर्दन मोड़कर यशवर्धन को देखा। वो मुस्कुराते हुए उसी को देख रहा था। वफादारी की उम्मीद सिर्फ जायज कमाने वालों से रखनी चाहिए। मनोहर के पीले पड़ते चेहरे को देखते हुए उसने अफसोस से कहा, देखो, मैं तुम्हारा सारा सामान तुम्हें वापस कर दूंगा, बल्कि उस सामान की कीमत भी तुम्हें दूंगा। मनोहर ने आगे होते हुए विनती भरे अंदाज में कहा। वो तो तुम मुझे वैसे भी दोगे। मनोहर, मुझे ये पेशकश पसंद नहीं आई। कोई और डील है तो बताओ। कुर्सी पर झूलते हुए वो अब मनोहर से खेल रहा था। तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो सब मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। थूक निगलते हुए फिर कहा, सागर, क्या ख्याल है, क्या ये डील स्वीकार कर लें? यशवर्धन ने सागर को देखते हुए आम से अंदाज में पूछा। नहीं सर, इसमें कुछ खास मजा नहीं। ये तो हम इसके मरने के बाद भी आसानी से हासिल कर सकते हैं, सागर ने कंधे उचकाते हुए कहा। मनोहर ने गुस्से से सागर को देखा, फिर माथे से पसीना पोंछते हुए यशवर्धन को देखा। सागर ठीक कह रहा है ना मनोहर? सागर, जाओ उसे लेकर आओ। सागर हुक्म सुनते ही बाहर निकल गया। मनोहर इधर उधर देख रहा था, जैसे फरार की राह तलाश कर रहा हो। सागर वापस आया तो उसके साथ अनन्या थी। सागर के इशारे पर वो यशवर्धन के सामने खड़ी हो गई। मनोहर शौक से नजर उठाकर अनन्या को देखने लगा। अनन्या ने भी उसे देखा। यशवर्धन को मनोहर की आंखों में कोई पहचान की चमक नजर नहीं आई, बल्कि पहले उलझन फिर एक चमक उभरी थी। उसने अनन्या का चेहरा भी देखा। उसकी आंखें हमेशा की तरह हर भाव से खाली थीं, जबकि चेहरे पर ऐसा कोई असर नहीं आया जिससे कि वो अंदाजा लगा सकता कि वो मनोहर को जानती है या फिर उससे मिली हुई है। ओह, तो आखिर हुस्न का नशा भी चढ़ गया बॉस आपको। अपनी रिहाई का रास्ता मिलने पर मनोहर कमीनगी से बोला। यशवर्धन ने खामोशी से उसे देखा, जबकि अनन्या उसके शब्दों पर चौंक उठी और यशवर्धन को देखने लगी। वो उस इंसान के सामने उसे क्यों पेश कर रहा था? क्या वो उसे बेच रहा था? ये ख्याल आते ही अनन्या ने भीगी आंखों से सर ना में हिलाया। यशवर्धन चौंक कर उसे देखने लगा। वो अगले ही पल वहां से भागने लगी, लेकिन सागर ने उसे पकड़ लिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो यशवर्धन को देखकर गुस्से से फुनकारी। यशवर्धन ने ठंडी नजरों से उसे घूरा। वो क्या समझ रही थी? यकीनन उसे लड़कियों का सौदागर।
खामोशी से खड़ी रहो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। वो न जाने क्यों से सफाई दे गया और वापस मनोहर की तरफ देखने लगा, जबकि उसकी बात सुनते ही अनन्या जो तड़प रही थी एकदम साकित हो गई। सागर इस बात पर हैरान था कि यशवर्धन एक मामूली सी उसी की कैद में मौजूद लड़की को सफाई क्यों दे रहा था, मगर यशवर्धन सिंघानिया को उस वक्त होश कहाँ था। यकीन करें, मेरे पास ऐसी डील है जिससे अब की बार तुम ठुकरा नहीं पाओगे, इस बार मनोहर यकीन से बोला। अनन्या वापस उन दोनों के सामने खड़ी थी। सागर ने उसको बाजू से सख्ती से पकड़ रखा था। 5 मिनट हैं, अगर पसंद आई तो ठीक, वरना अपनी सजा तुम खुद तय कर चुके हो। ये लड़की का हुस्न तो मामूली है, मेरे पास इससे भी ज़्यादा खूबसूरत माल है, बिल्कुल मलाई जैसी, और उससे बड़ी बात वो माल के साथ साथ इंतकाम भी है। मनोहर ने जोश में आकर कहा। मतलब? यशवर्धन ने गुस्सा बर्दाश्त करके ना समझी से पूछा। वही वही उनकी ये बातें सुनकर अनन्या का चेहरा काफ़ी हद तक लाल हो गया था। डीएसपी मिथिलेश की बेटी, जिसकी वजह से तुमने करोड़ों के माल का नुकसान उठाया था, उसकी बेटी मेरी कैद में है, मनोहर ने संजीदगी से बताया। 2 महीने पहले जो लड़की गायब हुई थी? यशवर्धन ने पूछा। अनन्या का बस न चला कि उन दोनों को जान से मार दे। ये समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं था कि यहाँ क्या सौदेबाजी हो रही थी, या उनकी उन 2 महीनों में, या फिर उन 2 महीनों में उस लड़की के साथ किया हुआ होगा। हाँ, वहीं यशवर्धन के माथे पर बल ढीले पड़ते देखकर मनोहर की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो तुम्हारे पास कैसे आई? डीएसपी मिथिलेश को बहुत बार रिश्वत की ऑफर की थी, प्यार से भी समझाया, मगर उसकी समझ में नहीं आया। बहुत नुकसान हुआ उसकी वजह से, और मेरे बंदे भी मारे गए, तो उसकी लड़की को कॉलेज से सूद समेत असल रकम भी वसूल कर ली है। वो यशवर्धन को देखते हुए नफरत और गर्व से बता रहा था। गैर इरादी तौर पर उसकी नज़र अनन्या के हाथ पर पड़ी थी, जो सख्ती से मुट्ठी की शक्ल में बंद था कि उसके नाजुक हाथ की नसें दिखाई दे रही थीं, और नाखून हथेली में चुभने की वजह से हल्का सा खून रिस रहा था। वो चौंका नहीं था। अनन्या पहले दिन से ही उसके शक के दायरे में थी, और अब उसके गुस्से की हद का अंदाजा लगा सकता था। हाथ से हटकर उसकी नज़र अनन्या के चेहरे पर गई तो गुस्से से लाल हो रहा था कि अगर छुआ जाए तो जल जाए, लेकिन आंखें, यहाँ आकर हर्षवर्धन सिंघानिया समझ नहीं पाता था। उसका गुस्सा, नफरत, ये आम बात थी। उसकी जगह या कोई और लड़की होती तो शायद अपने अंजाम से डरती कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। फिर बहादुर होती तो उसका रिएक्शन भी अनन्या जैसा होता, लेकिन अगर आम लड़की होती तो उसकी आंखें बिना किसी एहसास के नहीं होती, जैसी अनन्या की थीं। अब यशवर्धन को यकीन हो गया था कि अनन्या एक आम सी ही खास लड़की है। वो आम है, पर उसमें कुछ खास है। एकदम उसके होंठ मुस्कुराए उसके गुस्से को देखते हुए, और उसकी मुस्कुराहट मनोहर को रिलैक्स कर गई थी। तुम चाहो तो तुम भी फ़ायदा उठा सकते हो, बिल्कुल मलाई है, मनोहर ने फिर कहा। सौदा मंजूर है मनोहर। यशवर्धन ने आगे बढ़ते हुए हाथ बढ़ाया, जिसे मनोहर ने खुशी से थाम लिया। उस लड़की को तो वो कुछ दिनों में वैसे ही मारने वाला था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी वजह से वो इतनी आसानी और सस्ते में बच निकलेगा। उस मलाई को और मेरे माल को तुरंत मंगवाओ। यशवर्धन के कहने पर मनोहर ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया और अपने गार्ड को जाने का इशारा किया। गार्ड को देखते हुए वो अपने दिल में इरादा कर चुका था कि यहाँ से निकलने के बाद वो सबसे पहले इसकी जान लेगा। अनन्या यशवर्धन को देख रही थी। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि यशवर्धन सिंघानिया ऐसा कर सकता है। वो 2 दिन तक उसकी कैद में रही। उसने उसके साथ काफ़ी सख्ती भी की, पर यशवर्धन की नज़रों में अपने लिए कभी गंदगी नहीं देखी। अनन्या की नज़र उसे महसूस हो रही थी, लेकिन वो नज़रअंदाज किए मोबाइल पर बिजी था। 20 मिनट के बाद मनोहर का आदमी एक लड़की को थामे अंदर आया और उसे मनोहर के बराबर खड़ा कर दिया। गोरी रंगत की गुलाबी गुलाबी सी लड़की, वो लगभग 19-20 साल की थी। सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस खूबसूरती पर कई जख्म लगाए गए थे। उसके चेहरे पर जगह जगह नील के निशान थे, गर्दन पर दरिंदगी के बेशुमार निशान थे। वो बहुत कमज़ोर भी लग रही थी, बुरी तरह डर के मारे काँप रही थी। जब वो यहाँ लाई गई थी और उसकी तस्वीर टीवी पर आई थी, यशवर्धन ने उस वक्त उस लड़की को देखा था। अगर इस वक्त उसे कोई अपना भी देखता तो शायद पहचान न पाता। उस गुलाब को पूरी तरह मसल दिया गया था। उसका कमज़ोर वजूद बुरी तरह डर से काँप रहा था। 2 महीनों में शायद उसके वजूद पर हर तरह का जुल्म किया गया था। अनन्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आज से ही आपकी हुई। यशवर्धन की नज़रें उस लड़की पर देखते हुए मनोहर मुस्कुराते शब्दों में बोला।
जबकि वो लड़की यशवर्धन को डर और नफरत से देखते हुए खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। रोते रोते उसका वजूद हिलकोरे लेने लगा था। सौम्या। उसको देखते ही यशवर्धन के मुंह से ये शब्द निकले थे। सागर उसकी बात पर बुरी तरह चौंक पड़ा। गुस्सा तो उसे भी बहुत आया था, मगर यशवर्धन के हुक्म से पहले वो कुछ नहीं कर सकता था। अरे नहीं नहीं, इसका नाम सौम्या नहीं, इसका नाम तो तानिया। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कमरे में एकदम खामोशी छा गई, एक जानलेवा खामोशी। यशवर्धन की साइलेंसर लगी। निकली गोली मनोहर के माथे के पार हुई थी। खून की उस रोती हुई लड़की के चेहरे पर और अनन्या के चेहरे पर पड़े थे। वो लड़की एकदम चीख मारती आंखें बंद कर गई, जबकि अनन्या साकित नजरों से मनोहर का बेजान वजूद देखने लगी, जो कुर्सी पर लुढ़का बेजान हो चुका था। यशवर्धन की नज़र अनन्या पर गई। वो अब भी बिना किसी भाव के चुपचाप खड़ी थी। डर अब भी नहीं था, पर पहली बार उसने अनन्या की आंखों में कोई खास चमक देखी थी। उसकी आंखें खुशी का भाव दे रही थीं। वो खड़ा हुआ और उस छोटी सी लड़की के सामने घुटनों के बल बैठ गया, जो आंखें नीचे कांपते हुए रो रही थी। अनन्या की नज़रें भी यशवर्धन पर थीं। सागर के होठों पर मुस्कुराहट थी। यशवर्धन ने हाथ उस लड़की के हाथ पर रखा तो उसने झटके से आंखें खोलीं, जैसे उसे करंट लगा हो। घर जाना चाहती हो? वो उससे पूछ रहा था। उस लड़की की नज़रें साकित हुईं। वो यशवर्धन को देखे गई। वो उसे आज़ाद कर रहा था, लेकिन वो रोते हुए शिद्दत से नाम सर हिलाने लगी। अनन्या चौंकी। वो क्यों इनकार कर रही थी? लेकिन वो लड़की नामे सर हिलाते हिलाते अचानक बेहोश होकर यशवर्धन पर गिर गई। यशवर्धन ने उसे कुर्सी पर सीधा किया और उसकी नब्ज चेक की। वो बेहोश हुई थी। सागर। बर्दाश्त से आंखें बंद करके खोलते उसने सागर को पुकारा। सागर उसका इशारा समझते हुए अनन्या का हाथ छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा था। तो दोस्तों, हमारे इस सस्पेंसफुल इश्क के पंछी नॉवल का 3rd पार्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा। आगे के भाग सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अब तक के ये भाग आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।